Good morning, students. This is SD sir, and welcome to the Ganesha Public School online classes. Now we are discuss class science subject for class 8. Okay, so सभी 8th class के students अपनी books open करें. इसमें we are discussed in the early classes जितने भी प्रैक्टिसेस थे वो हम डिस्कस कर लिए थे रिगार्डिंग टू द एग्रीकल्चर. ओके, वो चाहे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो, सोइंग ऑफ सीड हो, एडिशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर इन सॉइल हो, इरिगेशन हो, राइट, वीडिंग हो, क्रॉप प्रोटेक्शन हो, हार्वेस्टिंग, ये हमें देखना था. हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, स्टोरेज, राइट. हम इरिगेशन तक पहुंच गए थे. प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप से हमें डिस्कस करना था. उससे पहले तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने उन्हें सॉल्व करने का बोला था आपको. आई थिंक वो 1-9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे आपके. इफ इट इज नॉट सो प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स और ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू. चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप पर. तो आप लोगों ने इसे रीड किया होगा. अगर नहीं किया है तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया वो वीडियो पॉज करिए और आगे पूरा रीड करके प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग एंड स्टोरेज, ये पूरा रीड करिए और हम इसे डिस्कस करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, अब आप लोगों ने रीड कर लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. Pests are those organisms which damage crops and make them unfit for human consumption. Okay. Pests ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं एंड मेक देम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और क्रॉप को इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं या फिर अनफिट कर देते हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यानी हमारे खाने योग्य नहीं रह जाता. राइट बेटा? द मोस्ट कॉमन पेस्ट आर इंसेक्ट, रैट, रैबिट एंड बर्ड्स. अब ये पेस्ट क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट वेराइटीज के इंसेक्ट्स होते हैं, रैट्स हैं, रैबिट्स हैं और बर्ड्स हैं. आपने देखा होगा जो वर्ड्स वगैरह है वो भी हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं. रैबिट्स जो फील्ड पे होते हैं वो तो रैट्स जो होते हैं जो फील्ड पे अधिकतर सॉइल के अंदर होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और रैबिट्स भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं. लेकिन ये सभी जगह नहीं पाए जाते, लेकिन जहाँ पाए जाते हैं वहाँ वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं. माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीजेस टू क्रॉप प्लांट. अब इसमें कुछ माइक्रोब्स भी हैं, ठीक है, वो जैसे बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीज टू क्रॉप प्लांट. और कई डिसीज जो होती हैं क्रॉप डिसीज वो किस कारण से होती है? माइक्रोब्स के कारण भी होते हैं. माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं आपने देखा? फंगी होता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे उन्हें माइक्रोब्स कहेंगे. ठीक है. सम केमिकल्स called pesticides are sprayed on crops to destroy pests. ठीक है, पेस्ट को खत्म करने के लिए अब इलाज क्या है? हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें पेस्टिसाइड कहा जाता है. और इसे कैसे हम दूर भगाते हैं इंसेक्ट्स को? हम क्या करते हैं कि उसका स्प्रे कर देते हैं केमिकल का, यानी पेस्टिसाइड का. ठीक है, वो केमिकल जिसे पेस्टिसाइड कहा जाता है उसे क्रॉप पर क्या कर देते हैं? हम स्प्रे कर देते हैं. Birds can be scared away from the fields by installing scarecrows. और बर्ड्स को कैसे भगाते हैं? वहाँ पर अगर हम स्केयरक्रोज जो हैं उसे अगर रख दें, जैसे काक भगोड़ा हिंदी में कहते हैं, काक भगोड़ा, या फिर स्केयरक्रो जिसे कौवे डर के भाग जाए. स्केयरक्रो ये कैसा होता है? ये बिल्कुल एक पुतले की तरह होता है
ठीक है, पुतलानुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो या तो उस पर पॉलिथीन वगैरह भी लगा देते हैं जिससे वो आवाज़ करता रहता है, साउंड करता रहता है। तो वर्ड्स का ऐसा फील होता है कि यहाँ कोई ह्यूमन मूवमेंट है, दैट्स वाई दे आर गो अवे फ्रॉम द क्रॉप। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। अब हम ये 3 पॉइंट्स देख रहे हैं, हार्वेस्टिंग क्या है, थ्रेसिंग क्या है और विनोइंग क्या है। वंस द इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, हार्वेस्टिंग क्या है, ठीक है, थ्रेसिंग क्या है और विनोइंग क्या है, इसे हम फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं। वंस द क्रॉप मैच्योर, एक बार क्रॉप मैच्योर हो गई, पक गई, कहने का मतलब इट इज हार्वेस्टेड, उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है यानी काट लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। Okay students, the process of cutting and gathering a crop is known as harvesting. फसल को काटना और उसे इकट्ठा करना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट, द कटिंग ऑफ क्रॉप एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इट इज डन ईदर मैनुअली बाय मीन्स ऑफ सिकल्स और बाय सम अदर मैकेनिकल मीन्स बाय यूजिंग अ हार्वेस्टर। ठीक है, इसे मैनुअली हम क्या सिकल्स का यूज करके लेबर के थ्रू सिकल का यूज करके कटवा लेते हैं। आप जानते हैं सिकल यानी हंसिया होता है जो जिससे वो फसल को काटते हैं लेबर। ठीक है, या तो मैनुअली इस तरह से कर सकते हैं या फिर मशीन्स का यूज कर सकते हैं, जिसका जो कौन सी मशीन कहलाती है, हार्वेस्टर जिसे हम कहते हैं। आपने अगर देखा होगा विलेज में तो बहुत बड़े बड़े हार्वेस्टर आते हैं, ठीक है, जो क्रॉप को क्या करते हैं बेटा, हार्वेस्ट करते हैं, राइट, जिससे इजीली हम क्या करते हैं। अच्छा, एक कंबाइन मशीन भी होती है, हार्वेस्ट करने के साथ साथ सीधे थ्रेसिंग भी करती है और विनोइंग भी करती है, राइट, यानी हार्वेस्टर में ही थ्रेसिंग भी हो जाता है और विनोइंग भी हो जाता है। तो डायरेक्ट फार्मर्स अपने ट्रॉली में उस क्रॉप को, उस फसल को इकट्ठा करके सीधा स्टोरेज के लिए गोडाउन्स में ले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरह से भी होता है। अगर हमने जैसे मैनुअली कट किया हुआ है या हार्वेस्टर सिर्फ कटिंग के लिए और गैदर करने के लिए है, ठीक है, उसमें थ्रेसिंग, कंबाइन थ्रेसिंग और विनोइंग नहीं है, तो वो कलेक्ट करेगा और देन फार्मर उसे थ्रेसिंग के लिए ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग कैसे होता है वो देखते हैं। पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या आर द स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विथ हार्वेस्टिंग। हमारा इंडियन कल्चर इतना रिच है बेटा, जहाँ पर हर एक चीज जो रिलीजन से रिलेटेड है वो हमारी डेली लाइफ से भी उसे जोड़ा गया है। ठीक है, जिससे जैसे क्रॉप जब पककर तैयार होती है तब कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं उस खुशी में। पोंगल मनाया जाता है जो केरल का फेस्टिवल है, वैसाखी मनाई जाती है जो कि पंजाब हरियाणा का फेस्टिवल है, होली मनाई जाती है, ठीक है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में मनाते हैं हम लोग, दिवाली ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है होली, दिवाली को, होली और दिवाली को पूरे भारत का। ओके, नवन्या आर द स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ हार्वेस्टिंग। ये सारे फेस्टिवल जो है वो हार्वेस्टिंग से ही कनेक्टेड हैं, क्योंकि इन समय पर जैसे दिवाली के टाइम पे भी फसल पककर तैयार होती है, होली के टाइम पर भी फसल पककर तैयार होती है। ये दोनों सीजन की अलग अलग बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, और एरिया वाइज ये रीजन वाइज अलग अलग फेस्टिवल, पोंगल और वैसाखी अलग अलग हैं वही, ठीक है, लेकिन अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। Harvesting and are celebrated with great joy in different state of India, क्योंकि हमारे इंडिया कल्चरली बहुत ही रिच है, बहुत ही रिच है। बाकी वो बात अलग है कि हम कल्चरली
ज़्यादा रिच वेस्टर्न कंट्रीज को मानते हैं, जबकि ये बात हम समझते नहीं हैं, हमारे इंडियन समझते नहीं है कि हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, जो हमारी डेली लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनसे कनेक्टेड हैं और उन्हें इफेक्ट भी करते हैं। ठीक है। The harvested crop may contain all kinds of incredible matter. The whole process of separation of grains from the harvested crop is known as threshing. देखिए बेटा, द होल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन, ग्रेन को क्रॉप से सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, वो सारा का सारा प्रोसेस, होल प्रोसेस क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? थ्रेसिंग। अब मैंने बताया कि हार्वेस्टर में ही कंबाइन थ्रेसिंग भी होती है। तो जैसे ही उसने क्रॉप को हार्वेस्ट करके अंदर डाला मशीन के अंदर, तो वो साथ ही साथ थ्रेसिंग भी होती जाती है, यानी क्रॉप से ग्रेन को सेपरेट भी कर दिया जाता है हार्वेस्टर में ही। The whole process of separation of grains from the harvested crop is known as threshing. Threshing can be done manually or using the machine. थ्रेसिंग भी मैनुअली भी होती है और मशीन से भी होती है। आपने बड़े बड़े थ्रेसर देखे होंगे, ठीक है, जिसमें क्रॉप्स को क्या करता है, किया जाता है, डाला जाता है। हार्वेस्टेड क्रॉप को थ्रेसर में डाला जाता है और वो उसे सेपरेट करके भूसा अलग कर देता है और ग्रेन्स को अलग कर देता है। और मैनुअली कैसे होता है? मैनुअली पहले मैनुअली टेक्निक्स यूज की जाती थी, अब इतनी नहीं होती। हाँ, जहाँ पर थ्रेसिंग मतलब जिनका लैंड बहुत छोटा है, बहुत कम फसल है, वो लोग अभी भी मैनुअली थ्रेसिंग करते हैं। किस तरह से? लकड़ी के डंडे लेते हैं बड़े बड़े और हार्वेस्टेड जो क्रॉप है उस पर बीट करते हैं, जिससे जो सूखा हुआ क्रॉप है वो हस्क के फॉर्म में टुकड़े टुकड़े हो जाता है और ग्रेन बाहर निकल आता है। क्लियर? फिर उसे विनोइंग करके वो बाहर निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। विनोइंग इज द सेपरेशन मेथड। ओके। Threshing can be done manually or using the machine, thresher और combine। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये हार्वेस्टर के साथ कनेक्टेड है तो ये कंबाइन मशीन हो जाएगी, तो वो डायरेक्टली ही हार्वेस्टेड करके थ्रेसिंग करके ग्रेन्स को बाहर दे देती है, निकाल देती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द शेफ विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। विंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से शेफ को यानी भूसे को और क्या बोलते हैं, ग्रेन को सेपरेट करने वाला जो मेथड है, उसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा? विनोइंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे आपने इस पिक्चर में देख रहे होंगे, एक लेडी क्या कर रही है, एक कंटेनर में, जिसे सूप बोला जाता है, उसमें ग्रेन को और जो अनसेपरेटेड ग्रेन और शेफ है उसे डाल के क्या नीचे गिरा रही है, और फिर वहां से क्या हो रहा है, विंड पास आउट हो रही, तो शेफ जो कि हल्का होता है ग्रेन से, वो दूर गिर रहा है, ब्लैक ब्लैक आप देख रहे होंगे, और जो ग्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेन्स एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, शेफ एक जगह इकट्ठा हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके। दिस मेथड इज कॉल्ड विनोइंग। The stem is cut into small pieces, stored as hay in haystacks and fed to cattle as food. Hay which is given to cattle is called fodder. ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि जैसे हम क्रॉप का जो स्टेम है वहां से कट करते हैं क्रॉप को हार्वेस्टिंग के दौरान, ठीक है,
अब ये क्या करता है हार्वेस्टर में या फिर थ्रेसिंग में, उसी स्टेम को बहुत ही स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर देता है, और जिसे हम स्टोर कर लेते हैं एज हे, भूसे की तरह हम उसे स्टोर कर लेते हैं, और किसमें, हे स्टिक्स में। ठीक है, भूसा भंडार में हम इसे, या भंडार गृह में इसे हम रख लेते हैं। एंड फैट टू कैटल एज फूड, और कैटल्स जो हमारे हैं, यानी जो भी जानवर हमारे हैं पालतू पशु, उन्हें हम इसे फीड करवाते हैं एज अ फूड। ठीक है, खाने को देते हैं इसे एज अ चारा। हे विच इज गिवन टू कैटल इज कॉल्ड फूडर। ठीक है, कैटल को जब हम हे को देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फूडर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारी तीनों मेथड थी, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। इससे रिलेटेड एक्टिविटी है, एम विजिट अ विलेज नियर टू योर टाउन व्हेन द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड सी हाउ द फार्मर्स क्लीन, कलेक्ट एंड स्टोर द व्हीट। अभी आपको फील्ड पर जाकर देखना होगा, कोई भी क्रॉप हो, व्हीट के ही बारे में नहीं, कोई भी क्रॉप हो, जब भी आपको मौका मिले आप फील्ड पर जाइए और वहाँ देखिए कि किस तरह से फार्मर्स उसे क्या करेंगे, जो क्रॉप है उसे हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, क्लीन करेंगे, कलेक्ट करेंगे और स्टोर करते हैं। ठीक है, ये आपकी एक एक्टिविटी है। स्टोरेज, नेक्स्ट स्टेप आता है, जब उसे सेपरेट कर लिया गया, ग्रेन हमारे पास आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, अब उसे हमें स्टोर करके से सेफली रखना पड़ेगा, ताकि वो हमें इन फ्यूचर यूज आ पाए, या फिर जब जो जितने भी मार्केट है उसका, ठीक है, जिन्हें मंडी मंडी कहा जाता है, किसान मंडी, तो उसमें ले जाने, बेचने के लिए ले जाने, सेल करने के लिए ले जाने से पहले हम क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे जब तक कि अच्छे प्राइस नहीं मिल जाते। ठीक है, और जो तुरंत की तुरंत ले जाते हैं, ऐसे भी फार्मर्स होते हैं जिन्हें तुरंत पैसा चाहिए होता है, वो तुरंत ले जाते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, स्टोरेज के लिए जो प्रोसेस है वो है, ग्रेन्स ऑब्टेन्ड बाय थ्रेसिंग आर ड्राइड इन द ओपन टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन देम। उन्हें स्टोर करने से पहले क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास ग्रेन्स आए हैं, फसल आई है निकल के, उसे हम पूरा एरिया में सुखाने के लिए रखते हैं सनलाइट में, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सभी खत्म हो जाते हैं। द ड्राइड ग्रेन आर स्टोर्ड इन सुटेबल कंटेनर्स कॉल्ड बिन्स और इन जूट बैग्स। ठीक है, जो भी ड्राइड, अब हमारे पास क्या हो गया, ग्रेन ड्राइड हो गया, अब हम उसे क्या करते हैं, या तो जूट बैग में या फिर बिन्स में हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। The storage of grain on large scale is done in granaries and silos. Granaries and silos. जो लार्ज स्केल पर स्टोरेज किया जाता है ग्रेन्स को, वो क्या कहलाती हैं, ग्रेनरीज कहलाती हैं या फिर साइलोज कहलाते हैं। यानी जैसे आपने गोडाउन देखे होंगे, या फिर जो साइलोज होते हैं, साइलो सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी लाखों टन की मात्रा में क्या होता है, स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को। ठीक है, तो इन्हें साइलोज कहा जाता है। द स्टोरेज इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम पेस्ट, इंसेक्ट एंड रैट। ये क्या करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं स्टोरेज, ग्रेनरीज और साइलोज? The storage is necessary to protect the grain from pests, okay, insects and rats. It is important to store grains dry. स्टोर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है बेटा, कि हम ग्रेन को ड्राई कर लें। मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी कैन ग्रो फंगी और मोल्ड। ठीक है, मॉइस्चर के और ह्यूमिडिटी, जो भी आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता यानी नमी, और जो मॉइस्चर है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसे क्या कर देगा, फंगस को
प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा जितना भी ग्रेन है वो डैमेज पूरा खत्म हो जाएगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसे ड्राइड करते हैं। ड्राई करना बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरेज प्रोसेस। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप, अब फसल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे वो हमें देखना होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स में। तो नेक्स्ट हेडिंग है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। जिन बच्चों ने अभी तक रीड नहीं किया है, मैंने बोल दिया था वैसे, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो रीड कर लें, वीडियो पॉज करें और फिर हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ओके, आप लोग रीड कर लिया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। हमारे ये बहुत बड़ी समस्या है बेटा कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो एक मतलब अनकंट्रोलेबल स्केल पर क्या हो रही है, बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है कंपैरेटिव टू द ग्रोथ ऑफ वेल्थ ऑफ अ पर्सन पॉपुलेशन। या ये कहें कि हर एक व्यक्ति की जितनी आय है, जितना इनकम है, उससे ज़्यादा क्या ग्रोथ कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि कंजम्पशन वाले तो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, लेकिन कंज्यूम करने के लिए मटेरियल अवेलेबल यानी इनकम नहीं है हमारे पास। कंजम्पशन के लिए जो इनकम चाहिए, जिससे हम फूड या फिर उसे रहने के लिए अच्छा एजुकेशन, हेल्थ, ये सब प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए इनकम चाहिए हमें। तो उतना इनकम सोर्स हमारे पास नहीं जितना कि कंज्यूमर उसकी कंज्यूमिंग लेवल है। ओके, तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। 1 रुपया खर्च हो रहा है और आमदनी कितनी आ रही है, अठन्नी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो खर्च ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम है। तो ये एक और रीज़न है देश को और ज़्यादा गरीबी की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन ये एक ही फैक्टर है। आगे देखें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मस्ट ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, लेकिन इसे दूर करने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो कई स्कीम्स लाते रहते हैं, जिससे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उन्हें भी हमें इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। Most impressive growth in food grain production in our country occurred during 1960-1980. We became self-sufficient in food grain. ठीक है, हमारी सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्प्रेसिव ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ कहाँ पर देखने को मिली, मोस्ट इम्प्रेसिव ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो कि फूड ग्रेन था, ठीक है, वो किस समय देखने को मिली, 1960 से 1980 के बीच, यानी 20 ईयर्स के बीच में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट देखने को मिली, जिससे इस ग्रोथ रेट ने क्या कर दिया, हमारा ग्रेन प्रोडक्शन को वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। अब हम क्या हैं कि फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, यानी हमें दूसरी कंट्रीज जो बड़ी कंट्रीज हैं उन पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा। पहले 1960 से पहले हम क्या करते थे, फूड को इंपोर्ट किया करते थे, ठीक है, वीट इंपोर्ट होता था, बहुत सारा फूड ग्रेन इंपोर्ट किए जाते थे बाहर कंट्रीज से, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में खरीद कर लाई गई चीज को इंपोर्ट करना कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, इंपोर्ट करना, और हमारे प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में बेचना, ठीक है, वो सेल करना क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ता था, अब हम सेल्फ सफिशिएंट हैं फूड ग्रेन्स को लेकर। द पीरियड इज कॉल्ड एज द गोल्डन एरा, इस पीरियड को गोल्डन एरा यानी स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। द पीरियड इज कॉल्ड एज द गोल्डन एरा। In India, there are two main seasons for cultivating crops, Rabi and
खरीफ। ठीक है, इंडिया में 2 सीजन हैं कल्टीवेशन के। ठीक है, पहला होता है राबी और दूसरा है खरीफ। राबी इज द विंटर क्रॉप। राबी जो होती है वो विंटर क्रॉप होती है, यानी विंटर में ईल्ड मिलता है, उसका फसल पककर तैयार होती है, हार्वेस्ट किया जाता है। जो कि मैंने बताया था कि दिवाली, ठीक है, और पोंगल, वैसाखी ये उसी समय मनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग स्टेट में दिवाली पूरे ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। रावी इज द विंटर क्रॉप। रावी क्या है? विंटर क्रॉप है, इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होगी, नॉलेजेबल है, आगे आपको काफ़ी यूज आएगी। Which is planted at the beginning of winter season and harvested in March or April. Rabi is the winter crop which is planted at the beginning of winter season and harvested in March and April. Sorry, थोड़ा सा confusion हो गया। Rabi is जो रावी सीजन है वो विंटर क्रॉप है, और कब लगाया जाता है बेटा? इसकी बिगिनिंग होती है विंटर में, इट्स बिगिनिंग इन विंटर। ठीक है, और जब ये क्रॉप का यील्ड मिलता है, कब मिलता है? इन मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, तब हम कौन से फेस्टिवल मनाते हैं? होली। ओके, होली वगैरह मनाया जाता है। तो किस फसल के पकने पर मनाया जाता है? रावी फसल या विंटर क्रॉप के पकने पर मनाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वीट, इससे कौन कौन से फूड ग्रेन निकलते हैं? इससे वीट निकलता है, ग्रेन निकलता है, पल्सेस निकलती हैं, राइट। खरीफ इज द समर क्रॉप। जो खरीफ है वो समर क्रॉप है। खरीफ इज द समर क्रॉप विच इज प्लांटेड एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन। ठीक है, इसे बिगिनिंग कब किया जाता है? मानसून सीजन, यानी अभी जून जुलाई में, राइट। और हार्वेस्ट कब किया जाता है? एट द एंड ऑफ मानसून सीजन। ठीक है, यानी अक्टूबर नवंबर में हम इसे क्या कर लेते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज द समर क्रॉप, खरीफ जिसे कहते हैं। क्लियर? इसमें कौन कौन से ग्रेन्स आते हैं? राइस, ठीक है, मेज, ज्वार, कॉटन, ग्राउंडनट एंड पल्सेस। पल्सेस भी होती हैं, यहाँ भी पल्सेस हैं, और उस समय भी पल्स होता है, लेंटिल होता है उस समय। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलिए, फिंगर पुट करिए अपना। The following are the factors which are responsible for increase प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अभी ऐसे कौन से फैक्टर थे जिन्होंने क्रॉप के प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया कि हमारा कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो गया, यानी इतना हम खुद ही प्रोडक्शन करने लगे कि वो हमारे लिए फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंट हो गया, हमें बाहर से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ा। तो ये फैक्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और उन्हें देखते हैं। यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। सबसे पहले हमने क्या किया कि सीड को इम्प्रूव करना सीखा, उसका सीड के यूज़ को इम्प्रूव करना सीखा। क्रॉप्स डेवलप्ड बाय प्लांट ब्रीडिंग, और ये कैसे हुआ? प्लांट के ब्रीडिंग से। ठीक है, यानी नए नए तरह के सीड को फाइंड करना बाय प्लांट ब्रीडिंग, ये हमारे साइंटिस्ट ने किया। इम्प्रूवमेंट इन द सॉइल फर्टिलिटी बाय यूजिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का यूज करना हमने शुरू कर दिया, जो केमिकल्स थे, ठीक है, केमिकल न्यूट्रिएंट्स थे जो सॉइल में ऐड करके हम क्या करने लगे? क्रॉप को ग्रो करने लगे। ठीक है, लेकिन कहा गया है बेटा कि फर्टिलाइजर्स जो हैं, जैसे आपने डिफरेंस में देखा होगा कि फर्टिलाइजर्स जो हैं वो वाटर को और सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं इफ इट इज यूज इन एक्सेस। ओके, अगर उन्हें एक्सेस क्वांटिटी में यूज किया जाता है तो वो वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन में काफ़ी पार्ट रखते हैं। तो
इसमें हमने यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में इम्प्रूवमेंट किया हमने, जिससे हमारा सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल हुआ। लेकिन अगर इसे एक्सेस में करते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है, तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट बाय यूजिंग पेस्टिसाइड। जो पेस्ट थे वो जो हमें नुकसान कर रहे थे प्लांट्स को, उसके लिए हमने पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, जो वो भी केमिकल होते हैं जो अदर चीज़ों को ख़त्म करते हैं, पेस्ट को ख़त्म करते हैं हमारी क्रॉप से। तो पेस्ट का भी एक्सेस में यूज़ क्या करता है, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन में हेल्प करता है, जो कि काफ़ी डेंजरस है अगर हम एक्सेस में करते हैं तो। कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज, हमने प्लांट डिसीज को कंट्रोल किया, ठीक है, इनके थ्रू, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और वेडिसाइड्स के थ्रू। वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज, और स्टोरेज फैसिलिटी ये एक अच्छी चीज़ है कि हमने स्टोरेज करना शुरू कर दिया, गोडाउन्स बना लिए, कोल्ड स्टोरेज बना लिए, साइलोज बना लिए, ग्रैनरीज बना ली, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, हमारा जो फूड ग्रेन थे उन्हें स्टोर करना शुरू कर दिया एक लार्ज स्केल पर, बेटर तरीके से, ताकि हमारे काफ़ी लंबे समय तक हम फूड ग्रेन को स्टोर करके रख सकें। ओके, इनसाइड में देखिए, tremendous increase in the production of food grains during 60 to 80 period is known as green revolution। इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है, जबकि ग्रेन्स को यानी ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुआ, बहुत ही अद्भुत तरीके से बढ़ा। ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन मैनी हाई यील्डिंग डिसीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पे ही मैनी हाई यील्डिंग डिसीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हम ऐसे क्रॉप्स को लेकर आए जो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिव पावर रखती हैं डिसीज के प्रति, ठीक है, जिनका यील्ड बहुत हाई होता है और डिसीज रेजिस्टेंस भी हाई होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे भी हमारा जो यील्ड है वो बढ़ गया, यानी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है वो बढ़ गया। एनी सिंगल वेराइटी ऑफ अ प्लांट स्पीसीज में नॉट पॉसेस ऑल द यूजफुल कैरेक्टर। किसी भी एक वैरायटी का, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसे ध्यान में रखिएगा आप, कि एक सिंगल वैरायटी का जो प्लांट है वो उसकी स्पीसीज में नॉट पजेस ऑल द यूजफुल कैरेक्टर, सभी यूजफुल कैरेक्टर नहीं रखती। जैसे आप जानते हैं, हम ह्यूमंस की ही बात करें, ठीक है, तो हर एक ऐसा कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति में सारे गुण मौजूद नहीं होते, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। हो सकता है कोई काला हो, कोई गोरा हो, ठीक है, राइट। तो ये उसकी क्या है, क्वालिटीज हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स में भी होता है, एनी सिंगल वैरायटी ऑफ अ प्लांट स्पीसीज में नॉट पॉसेस ऑल द यूजफुल कैरेक्टर। वो जरूरी नहीं कि वो सारे यूजफुल कैरेक्टर उसमें मौजूद हों। मोस्ट ऑफ दीज कैन बी ब्रॉट टुगेदर इनटू वन वैरायटी। अब इस तरह के वैरायटीज को हमें बनाना पड़ता है, जिसमें अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को हम लेते हैं, उनमें से जो जो उनकी गुड क्वालिटीज हैं उससे हमें एक ही प्लांट में मतलब एक ही वैरायटी में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारे साइंटिस्ट करते हैं, जिसे हमने प्लांट ब्रीडिंग का नाम दिया था, इनटू वन वैरायटी बाय हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, कि सभी जितने भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं और गुड क्वालिटीज उनमें अलग अलग मौजूद हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को एक सीड के अंदर लाना, वो क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इस तरह के जो सीड तैयार किए जाते हैं उन सीड्स को क्या कहते हैं बेटा, हाइब्रिड सीड कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज डन बाय क्रॉसिंग टू और मोर वेराइटीज having the desired genes,
ठीक है बेटा, क्या किया जाता है कि जो दो या दो से ज़्यादा वैरायटीज के जो जीन्स हैं उन्हें क्या करते हैं, हम क्रॉस कर देते हैं, है ना, क्रॉस ब्रीड कर देते हैं। द हाइब्रिड दस प्रोड्यूस्ड आर देन सिलेक्टेड। उसके बाद जितनी हाइब्रिड वैरायटीज बनती हैं उन्हें पहले प्रोड्यूस किया जाता है और फिर उसके प्रोडक्शन, उनकी जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, जो भी हाइब्रिड क्वालिटी वैरायटी अच्छा रिजल्ट देती है, उसे हम आगे भेजते हैं फसलों, मतलब फार्मर्स तक। द हाइब्रिड्स दैट प्रोड्यूस आर देन सिलेक्टेड, क्रॉस ब्रेड रिपीटेडली टू ऑब्टेन अ वैरायटी और मैक्सिमम यील्ड एंड यूटिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं हाइब्रिड वैरायटी में कि ये मैक्सिमम यील्ड दे और उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ऐसा भी नहीं कि प्रोडक्शन तो ज़्यादा आ गया, यानी यील्ड तो ज़्यादा मिल गई लेकिन वो खाने के लायक ही नहीं रहा, फूड ग्रेन ही नहीं बचा, ठीक, तो फिर इस तरह का यील्डिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए दोनों फैक्टर पर ध्यान दिया गया कि मैक्सिमम यील्ड भी हो और यूटिलिटी भी बनी रहे। When the stirred iron plant is crossbred with the better yield variety or is hybridized, ठीक है, जो स्टर्ड आयर प्लांट थे उसे क्रॉस किया गया किसके साथ, बेटर यील्ड वैरायटी के साथ। जो यानी जो हमारे बेसिक जो प्लांट थे, सपोज दैट व्हीट हुआ, राइस हुआ, ठीक है, उनको जो बेसिक थे उनके साथ हमने क्या किया, यानी जो फूड के लिए हम यूज़ कर रहे थे उन्हें हमने क्रॉस ब्रीड किया, क्रॉसिंग किया किसके साथ, जिनकी यील्ड वैरायटी ज़्यादा थी उसके साथ, उनकी जीन्स के साथ यील्ड की क्रॉस किया, हाइब्रिडाइज किया। अ न्यू डॉटर प्लांट इज प्रोड्यूस, जिससे एक डॉटर प्लांट हमारे पास आया विच कंबाइंस द क्वालिटीज ऑफ बोथ पेरेंट्स, जिसमें क्या थी, दोनों पेरेंट्स की, यानी स्टर्ड आयर प्लांट की और यील्ड वैरायटी की, इन दोनों की दोनों क्वालिटीज मौजूद थी, यानी वो हाई यील्ड भी देता था और यूटिलिटी भी थी उसमें, ठीक है। तो कंबाइंस द क्वालिटीज ऑफ बोथ पेरेंट्स, जिससे हमने दोनों क्वालिटीज को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और इस तरह के सीड को, जो क्रॉस सीड है टू और मोर वेराइटीज का, उसे हाइब्रिडाइज्ड सीड कहा जाता है या हाइब्रिड सीड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया। A plant derives its nutrition, इसे आप रीड करिए,